हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर हम टॉक शोज को आयोजित करते हैं। विभिन्न डोमेन एक्सपर्ट्स को या विद्वानों को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं ज्वलंत मुद्दों पर बात करने के लिए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो न केवल एक जाना माना नाम है, बल्कि कहा जाए तो भाषा की दुनिया में, हिंदी भाषा की दुनिया में या फिर सामाजिक मुद्दों के ऊपर जो उनकी गहन समझ है वो अपने आप में अतुलनीय है। श्री अभय दुबे, स्वागत है सर आपका इस शो में। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। दुबे साहब, इस चर्चा में हम बात करेंगे फिलहाल जो कोरोना से हालात पैदा हुए हैं, जो लोगों की दुर्दशा है, सरकारों की असंवेदनशीलता है, हाई कोर्ट की टिप्पणियां हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन हाई कोर्ट की टिप्पणियों को थोड़ा सा मुलायम करने की कोशिश चल रही है, सॉफ्ट बनाने की कोशिश चल रही है ताकि सरकार तक जो ब्लो है वो ना पहुंच पाए। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि क्या हमने पहली लहर के बाद कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, जबकि यूरोप के देश और अमेरिका ने उनसे सीखा और दूसरी और तीसरी वेव को अच्छे ढंग से फेस किया। हमारी चूक कहां से हो गई? देखिए, मैं आपका ध्यान एक संसदीय समिति की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहूँगा। इसकी तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का गया है। मीडिया में भी इसकी चर्चा नहीं हुई है। एक संसदीय समिति बनी थी, जिसके शायद 53 या 55 सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता श्री रामगोपाल यादव के पास थी, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा में वरिष्ठ सांसद। जी जी जी। इन लोगों ने बैठकर काफ़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट तैयार की थी। जी ये लंबी चौड़ी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के एक बड़े हिस्से में कोविड की पहली लहर से जो मिलने वाले सबक हैं, उनकी समीक्षा की गई। जी उस समय क्या दिक्कतें थी उनको रेखांकित किया गया है जी और भविष्य के लिए क्या चेतावनियां हो सकती थी, उन चेतावनियों को भी वो चेतावनियां भी उस रिपोर्ट में दर्ज है। ये रिपोर्ट पिछले साल नवंबर में पेश की गई। नवंबर में पूरी करके ये इसको संसद के सचिवालय में पहुंचा दिया गया था। उसके बाद से संसद के 2 सत्र हो चुके हैं, 2 अधिवेशन संसद के हो चुके हैं, लेकिन इस रिपोर्ट को रखा नहीं गया। इस रिपोर्ट के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई और मैं ये मानता हूं कि भले ही इस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन इस रिपोर्ट को सरकारी बंदों को तो पढ़ लेना चाहिए था। या मैं मानता हूं उन्होंने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो क्यों नहीं पढ़ा होगा, ये सवाल हम लोगों को पूछना चाहिए। जी। इस रिपोर्ट में दवाओं की कमी और ऑक्सीजन की कमी और इससे पैदा होने वाले अंदेशों का पर्याप्त जिक्र है। यानी वो चेतावनी जो इस सरकार को दूसरी लहर के प्रारंभ होने से पहले मिलनी चाहिए थी, वो चेतावनी इस रिपोर्ट में आधिकारिक रूप से दर्ज है। और ये रिपोर्ट भारतीय संसद के सदस्यों की समिति की रिपोर्ट है, यानी इसका एक बाकायदा संवैधानिक और कानूनी महत्व है इस रिपोर्ट का। ऐसी रिपोर्ट होने के बावजूद भी इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया, इसका दूसरा सबूत मिलता है जब इस सरकार के जो वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी सलाहकार हैं, वो अखबारों में अपना इंटरव्यू देते हैं और वो कहते हैं कि हमें अंदाजा नहीं था, हम तैयार नहीं थे कि इस प्रकार से कोविड की दूसरी लहर आ जाएगी। उस वक्त की सरकार कर क्या रही थी? ये सरकार मियां मिट्ठू बनने में लगी हुई थी, अपनी पीठ अपने हाथ से ठोक रही थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पास किया है। वो प्रस्ताव रिकॉर्ड पे है, जिसमें उन्होंने अपनी तारीफ की है कि हमने कोविड को किस तरह पराजित कर दिया है और भारत जो है वो किस तरह से दुनिया की फार्मेसी है, वैक्सीन लगाने में वैक्सीन की महाशक्ति है, वगैरह वगैरह। उसके बाद में दावोस में जो विश्व आर्थिक मंच है, उस विश्व आर्थिक मंच पर स्वयं प्रधानमंत्री ने इस मामले में बहुत लंबी चौड़ी शेखियां बखारी। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि सरकार के हाथों में कुछ है ही नहीं, उसके तोते उड़े हुए हैं। तो इस सरकार ने पहली लहर से कुछ नहीं सीखा, क्योंकि ये कुछ नहीं सीखने के लिए तैयार थी।
वो बिल्कुल इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि हम कुछ नहीं सीखेंगे, और उसी का नतीजा है कि आज हमारा देश महामारी के मामले में सारी दुनिया में टॉप पर है। हम और किसी मामले में विश्व गुरु बन पाए हो ना बन पाए हो, इस मामले में हम विश्व में नंबर 1 देश बन चुके हैं। अभय जी, आप तो पत्रकारिता से भी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, अब CSDS से भी जुड़े हुए हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं को और समाज के आपसी ताने बाने को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है। ये सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर जब ये राजनीतिक व्यवस्थाएं आती हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाएं आती हैं, तो वहां पर इतनी ज्यादा चूक कैसे हो जाती है कि इनके पास सैरो सर्वे की रिपोर्ट्स थी, नवंबर दिसंबर से थी, फिर जनवरी सितंबर से एक आई हुई थी, फिर एक जनवरी में आई है, वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तो क्या ये आपकी संसदीय समिति की रिपोर्ट भी थी, तो क्या ये किसी भी चीज को खोलकर देखते नहीं है, या फिर इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है कि रिपोर्टें उठा के कारपेट के नीचे सरका देते हैं? देखिए, मुझे क्या लगता है, अगर मैं इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखूं, मौजूदा सरकार की आलोचना करना आसान है, हम सब लोग आलोचना करते ही रहते हैं, और सरकारों की आलोचनाएं की ही जानी चाहिए। अगर हम सरकार को नहीं कटघरे में खड़ा करेंगे तब तो लोकतंत्र का हम अहित करेंगे। मैं अगर से एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मैं कहूंगा कि भारतीय राज्य हमेशा से ही एक अक्षम राज्य रहा है। जी, भारतीय राज्य में प्रशासनिक क्षमता, अपनी डेडलाइंस पूरी करने की क्षमता इस बहुत ज्यादा दिखाई नहीं है। और चूंकि भारत एक उपमहाद्वीपीय आकार का देश है, तो इसके एक इलाके में अगर कोई कुदरती आफत आती है, कोई समस्या आती है, तो दूसरे इलाके के लोगों को उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर एक इलाके में मान लीजिए राज्य के खिलाफ कोई विद्रोह हो रहा है और वहां पर फौज सक्रिय है, उत्तर पूर्व में वर्षों तक आजादी के बाद विद्रोह चलता रहा, और वहां पर भारतीय फौज जो है विद्रोहियों का दमन करती रही, लेकिन हम लोग जो उत्तर प्रदेश और बिहार में बैठे हुए थे, वो हमारी बातचीत में कभी उसका जिक्र भी नहीं होता था। मुझे याद नहीं है कि मेरे बचपन में, मैं एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखता हूँ, घर में दिन भर राजनीतिक बहसें होती थी, लेकिन उत्तर पूर्व में जो हो रहा है उसकी कोई चर्चा नहीं होती थी। अगर सही कहा तमिलनाडु में बाढ़ आई हुई है, तो हम दिल्ली में बैठे व्यक्तियों को क्या मतलब है? जी। अगर पंजाब में आतंकवाद है, तो चूंकि पंजाब में आतंकवाद तो दक्षिण भारत में मुझे नहीं लगता दक्षिण भारत के लोगों को ज्यादा कोई चिंता हुई होगी। सही बात। वहां पर LTT की वजह से तमिलनाडु उबल रहा था, उस वक्त हिंदी भाषी इलाकों को या बंगाल को उसमें कोई रुचि नहीं थी उसके अंदर। तो भारतीय राज्य की जो अक्षमता थी, वो इस बहुत बड़े आकार के देश के कारण छिप जाती थी। एक अभी एक पूरी बात रिसेंट, कर, जी जी, लेकिन ये दूसरी महालहर में ये हुआ कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व से उत्तर प्रदेश तक सब जगह प्रभावित कर रही है, सभी लोगों की जान सांसत में पड़ी हुई है। इसलिए पहली बार लोगों को लग रहा है कि सरकार और उसका बंदोबस्त पूरी तरीके से ढह गया है। कि भारतीय राज्य की मेरे ख्याल से आजादी के बाद पहली बार इस प्रकरण में पूरी तरह से पोल खुली है। बिल्कुल सही कहा। ये सरकार पिछले 7 साल से सत्ता में है, और इस सरकार के पास वो जनता का आदेश भी था, और इसका दावा भी है कि हम बहुत से कामों को जमकर करते हैं और करके दिखाते हैं हम काम। बार बार टीवी पे आता है कि मोदी जी ने कर दिखाया, उन्होंने कर दिखाया, बार बार सर्वोच्च नेतृत्व की तारीफें होती हैं। आजकल हालांकि ये लाइन बहुत कम ना के बराबरी रह गई है कि मोदी जी ने कर दिखाया, लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी कब कर दिखाएंगे। तो ये एक समस्या भारतीय राज्य की है, और इस कोविड वाले मामले में ये समस्या बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ गई। तो इसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि जनता पूरी तरीके से इस व्यवस्था में और भारतीय राज्य की क्षमताओं में इस प्रकरण के बाद में अपना विश्वास खो देगी। इससे बहुत बड़े पैमाने पर समाज में निराशा फैलेगी, और उस निराशा किस दिशा में जाएगी, इसके बारे में अभी हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत सारे सर्वेज आ रहे हैं जिसमें इस बात की ओर इंडिकेशंस निकल के आ रहे हैं कि चाहे वर्किंग क्लास हो, मजदूर हो, किसान हो, गृहिणियां हो, कि निराशा का भाव गहराता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग जो फ्रस्ट्रेशन में थे वो शायद डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय, और शायद आप जैसे सोशल स्कॉलर्स, साइंटिस्ट इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अभी एक टीवी डिबेट चल रही थी, पिछले हफ्ते की ही बात है, उसमें एक लीडर आए हुए थे जो कि
एनडीए सपोर्टर हैं बेसिकली, और उनकी बात सुन के मैं हैरान हुआ। किसी एक पैनल के ऊपर व्यक्ति ने बात की कि मोदी जी कम से कम अपोजिशन के लोगों को बुलाकर एक मीटिंग कर लेते, कुछ एक बात निकल के आती, कुछ सुझाव आते। तो उनका कहना सुनकर मैं चौंक गया। कहता है इसकी जरूरत क्या है, उनको जो सजेशन देने लिख कर दे दें, उनके पास इतना टाइम कहाँ पड़ा है। वो कभी वैज्ञानिकों से मिल रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, उनके पास समय कहाँ है। लोकतंत्र में इस किस्म के वक्तव्य, ऐसे लगता है कि जैसे लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया है। ऐसे लोग जब ऐसी बातें करेंगे, जो खुद सत्ताधीश होके वहां बैठे हुए हैं उस संसद में, और कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, तो इससे एक रवैये का पता लगता है दुबे जी कि आप, एक कॉन्टेम्प्ट है उनकी आंखों में कि हम अपोजिशन को कुछ समझते नहीं है, वो हमें कुछ दे नहीं सकते। ये जो परिस्थितियां आई हैं, ये भी पिछले कुछ सालों में डेवलप हुई हैं सर। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने जो सरोकार व्यक्त किया है उससे मैं सहमत हूँ। हमेशा ही जब राष्ट्रीय संकट की घड़ी आती है तो किसी भी नेता का, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, सबका ये पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वो उस संकट के इर्द गिर्द, अगर वो राष्ट्रीय संकट है, एक राष्ट्रीय मतैक्य बनाए। राष्ट्रीय मतैक्य बनाने के लिए ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जी जाती है। जी 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 और ये बहुत आसान सी युक्ति है। जी इसमें कोई बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। जब आप सब मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला सकते हैं, तो आप एक सर्वदलीय बैठक भी बुला सकते हैं। जी उस बैठक में हो सकता है आपको कोई चुनौती मिले, हो सकता है तो विपक्ष का वो नेता खड़े होकर आपकी आलोचना कर दे, मतलब हो सकता है वो बात मीडिया में चली जाए, हो सकता है उससे बहस छिड़ जाए। इन चीजों के लिए आपको तैयार रहना होगा। जी यही लोकतंत्र की मांग है, और ये सरकार इस मांग को पूरा करने में लगभग किसी भी मुद्दे पर नाकाम रही है। आमतौर पे होना ही चाहिए कि जैसे ही इस तरह की कोई राष्ट्रीय संकट की घड़ी आए, आपको फौरन सारे विपक्षी दलों को बुलाना चाहिए। उसके लिए भी एक जमीन बनाई जाती है, उसके लिए भी आपके पास आपकी पार्टी में ऐसे बहुत से नेता होते हैं जिनकी दूसरी पार्टियों में भी जिनकी कुछ हमदर्दी होती है। लोगों के राजनेताओं के आपसी संपर्क भी होते हैं, भले ही वो लोग सार्वजनिक मंच पर एक दूसरे का विरोध करते रहे। तो ऐसे मौके से गुलाम नबी आजाद से नरेंद्र मोदी ने अपनी मित्रता संसद के पटल पर बताई कि नहीं बताई। जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में है, तो वो कांग्रेस से कहीं ना कहीं एक संपर्क सूत्र तो उनका बनता ही है। इसी तरीके से भाई क्या मोदी जी मुलायम सिंह जी के लड़के की शादी में नहीं गए थे क्या? जी तो विपक्षी दलों से सत्ताधारी दल के संपर्क हैं। अब इसमें हो ये गया है कि इस सरकार को एक मुगालता हो गया, और वो मुगालता हुआ है कुछ ऐतिहासिक कारणों से। वो ऐतिहासिक कारण ये है कि भारत में मोदी जी के सौभाग्य से विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गया। जी विपक्षी नेताओं की सार्वजनिक जीवन में साख नहीं बची हुई है। उनको अगर जनता मोदी जी से उनकी तुलना करती है तो पाती है कि मोदी जी में कुछ ज्यादा खूबियां हैं। मोदी जी तो बेचारे कोई इल्जाम नहीं है, उनकी कोई भाई भतीजा बात नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सी चीजें मोदी जी में जनता देखती है जो कि अन्य विपक्षी नेताओं को नहीं देखती, लंबे अरसे तक सत्ता में रह चुके हैं। धीरे धीरे विपक्षी दलों की भी साख घटती चली जा रही है। कुछ उनकी अपने नेतृत्व की कमी आए, अन्य अन्य कारण है, इस पर हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक ये प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि विपक्ष की लगातार उपेक्षा की जा सकती है। ये जो बात कह रहे हैं जरूरत क्या है, ये बात जरूरत क्या है, ये उस पता नहीं किस नेता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर इस वाक्य को बोलते हैं, और ये वाक्य उन्होंने मोदी जी से प्राप्त किया है। मोदी जी अपनी निजी बातचीत में अक्सर कई प्रश्नों के बारे में कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, कोई फलाने आदमी साहब ले लीजिए, नहीं इसकी क्या जरूरत है। मोदी जी की जीवनी लिखने वाले एक पत्रकार ने मुझे बताया है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और तब वो जीवनी लिखते वक्त लगातार उनके साथ में उनकी मुलाकात होती थी, बातचीत करते थे वो, ताकि जीवनी लिखी जा सके। बाद में जब प्रधानमंत्री हो गए तो किसी ने उससे कहा कि आप उनसे क्यों नहीं मिलते। मोदी जी का इसकी जरूरत क्या है। तो ये जरूरत क्या है वाला फिक्रा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में काफी जम गया है। लेकिन आप सोचिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार किस किस स्थिति में है। मेरे ख्याल से पिछले 7 साल में इससे बड़ा बहुमुखी संकट कभी भी नहीं आया। बिल्कुल इस सही संकट बात। का वो लोग सामना कर रहे हैं। इस संकट के कई चेहरे, इस संकट का एक राजनीतिक चेहरा है जो किसान आंदोलन के रूप में सामने आता है। जी दिल्ली की सीमाएं 3 तरफ से घिरी हुई हैं। बंगाल के चुनाव अगर नतीजा आते ही पंजाब से किसान और चल दिए हैं। जल्दी है और बिल्कुल।
और अभी हमारी संस्था ने जो विधानसभा चुनाव हो रहे थे तमिलनाडु में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, जो पोस्ट पोल सर्वे किया है, आज ही पोस्ट पोल सर्वे प्रकाशित हुआ है जी अखबार में। हमारे मित्र हैं और सहयोगी प्रोफेसर संजय कुमार जी, तो लोकनीति के जी 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 जी, उन्होंने सर्वे किया है और उस सर्वे में साफ निकल कर आया है कि तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जिनका इस किसान आंदोलन से कोई सीधा ताल्लुक नहीं है, वहां पर 40 से लेकर 50% लोग इस पक्ष में हैं कि इन कृषि कानूनों को खारिज रद्द किया जाना चाहिए और नए सिरे से कृषि कानून बनाए जाने चाहिए। आज के किसानों की मांगों के प्रति हमदर्दी उनमें है और वो किसानों की मांगों को समर्थन करते हैं। जी, बल्कि आज के मिंट में एक सर्वे है काफी, उसी का जिक्र कर रहा हूँ जी जी, जिसमें सारे सेगमेंट्स की बात की गई है, काफी राज्यों की बात की गई है, और जिसमें गरीब तबका भी है, अमीर तबका भी है, मिडिल क्लास भी है, और काफी विस्तृत रूप से उसको समझाया गया उसमें। मैं कह ये रहा था दिनेश जी कि पहला संकट राजनीतिक संकट है और दूसरा संकट है विदेश नीति का संकट। आप देखिए हमारे थल सेना अध्यक्ष ने मान लिया है नए सिरे से, 3-4 दिन पहले ही उन्होंने माना है कि चीन ने फिर से वो विवादास्पद जगहों पर अपने सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए, यानी वहां तनाव शैथिल्य नहीं हुआ है उन इलाकों। जी जी जी, तो वो चीन का मसला जो है अभी भी तोक की तरह सरकार के गले में लटका हुआ है। उसको अर्थनीति की क्या हालत है उसके बारे में हम जानते ही हैं, और इन जो कोविड के कारण जो लॉकडाउन हो रहा है उसके कारण अर्थनीति की और भी दुर्गत हो गई है। तो आपके राजनीतिक संकट है, विदेश नीति से संबंधित संकट है और अर्थनीति से संबंधित संकट है। फिर आप बंगाल के चुनाव में इतना बड़ा आपने दांव लगाया था, वहां आपने बुरी मात खाई। आप कह रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वहां तो प्रो इनकम्बेंसी थी जी। लोग ममता बनर्जी को वोट देने के लिए तड़प रहे थे, मौका मिला उन्होंने जम के वोट किया, उनके 5% वोट बढ़ गए। जी, इस सरकार की इन तमाम संकटों को प्रबंधित करने की क्षमता है उसका क्षय हो गया है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और खैर चाइना के मामले में सरकार बहुत खराब हालत में, अगर ये नहीं संभले तो इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। आपने पिछले दिनों निर्मला सीतारमन के जो पति हैं हरकला प्रभाकर, जी जी जी, उनका लेख आपने पढ़ा होगा। जी मैंने पढ़ा है उसको। दिलचस्प टिप्पणी की थी कि ये जो ब्रांड वैल्यू होती है और ये जो लोकप्रियता है, मतलब वो बिना किसी चेतावनी के खत्म हो जाती है। सही कहा, सही कहा आपने। और चीन ने तो बीच में अभी एक वक्तव्य भी दिया था, जितना आपको मिल गया उतनी में सब्र कीजिएगा, ये वर्ड है उनके, उतने में सब्र कीजिएगा। बाकी एक और सर्वेक्षण का मैं जिक्र करूंगा, ये पीयू सर्वे है जो कंपनी करती है, अंतरराष्ट्रीय पीयू सर्वे ये आता है। हाँ, टाइम में उसकी पूरी रिपोर्ट छपी है। उस पीयू सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस कोविड के कारण 13 से 15% के बीच में गिर गई है, और ये पहली बार हुआ है पिछले 7 साल में इनकी रेटिंग नीचे जा रही है। बिल्कुल सही कहा। वो बात सीएसडीएस के सर्वेक्षणों में भी निकल कर आती है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर्वेक्षण 100% सही होते हैं या वो कोई सिक्का बंद और ठोस प्रमाण है, उनकी भी अपनी सीमाएं होती हैं सर्वेक्षणों की, लेकिन वो कम से कम एक रुझान तो बताते ही हैं आपको कि ये एक प्रवृत्ति है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे काम करे जिससे कुछ भरपाई हो जाए, उसकी रिकवरी वो कर ले भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये तमाम मसले ऐसे हैं जो भाजपा के हाथ में नहीं है। ये केवल राज्यसभा का चुनाव जीतना है, लोकसभा का कोई प्रबंधित करने लायक अर्थव्यवस्था की समस्या जो है वो फायर फाइटिंग और एक फौरी किस्म के मैनेजमेंट का मसला नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी की तो फिलॉसफी अलग है ना, वो सिर्फ आपका वोट थोड़ी चाहते हैं, वो तो वोट से आगे जाते हैं। वो तो आपकी फूड हैबिट्स हो, आपकी ड्रेस हो, आपकी कल्चर हो, आपकी भाषा हो, वो तो सबके ऊपर अपना प्रभुत्व चाहते हैं। वो तो सोचते हैं कि जो सोच उनकी है उसी तरह से हमारी सोच भी हो जाए। पर भारत में ऐसे सोचने वाले काफी लोग आए हैं। एक मैं भी मैनेजमेंट का फैकल्टी रहा हूँ, अभी भी हूँ, फॉरेन ट्रेड भी पढ़ाता हूँ, मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ। तो एक चीज मुझे जो समझ आती है उसमें यह है कि आप कोई भी समस्या का अगर हल ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे स्वीकार तो कीजिए कि हाँ ये समस्या है, ये मुझसे गलती हुई है। पर ये सरकार कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करती, उसको ओन अप नहीं करती, कभी अपने मैसअप को स्वीकार नहीं करती, ब्लंडर को स्वीकार नहीं करती। और मैं एक शख्सियत से बात कर रहा था, मैंने कहा कि आज से कुछ साल बाद एक हिमालयन ब्लंडर और लिखी जाएगी। एक पहले जेपी दलवी साहब ने लिखी थी 1962 के बाद में, एक हिमालयन ब्लंडर बुक और आएगी कुछ सालों के बाद में, और वो 2021 के ब्लंडर पर होगी। आज नहीं लिखी जाएगी, कुछ सालों के बाद।
जिसमें इतिहास के बहुत सारे पन्ने खुलेंगे और बहुत सारी बातें होंगी जो दुनिया तक पहुंचेंगी, अभी नहीं, कुछ वर्षों के बाद पहुंचेंगी। तो गलती नहीं मानते हैं। एक सबसे बड़ी ये जो एक माइंड सेट है कि मैं गलत कर नहीं सकता, ये शायद भारत के विकास में, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे विदेश नीति हो, चाहे सामाजिक नीति हो, उसमें ये सबसे बड़ी बाधा है कि यहाँ पर जो नेता हैं हमारे, जो मुखिया हैं, वो कभी अपने आप की गलती को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ये जो माइंड सेट है सर, आप तो सोशल स्कॉलर्स हैं, आप मन पढ़ सकते हैं लोगों का, आप बुद्धि पढ़ सकते हैं। ये जो एक क्या कहते हैं ना माइंड सेट बनता है, ये कहाँ से बनता है सर कि मुझे अपनी गलती नहीं माननी, मैं गलती कर नहीं सकता, खुदा हूं मैं। ये जो सरकार है वो एक विचारधारात्मक प्रोजेक्ट, एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट जो है वो लागू कर रही है। और वो प्रोजेक्ट चाहे नोटबंदी हो, या देश में वैक्सीन की कमी हो, या कोविड महामारी से रोकथाम के उपायों के अंदर आई कमी हो, इन सारी बातों से कहीं ज्यादा परे है इन लोगों की निगाहों। और वो प्रोजेक्ट है आज्ञा पालक समाज बनाने का प्रोजेक्ट। जी। ये सरकार एक ओबीडियंट सोसाइटी बनाना चाहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये सरकार मिलकर एक ओबीडियंट सोसाइटी बनाने का प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मैंने पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दस्तावेजों का बहुत अध्ययन किया। मैंने सावरकर का अध्ययन किया, मैंने मुंजे पेपर्स का अध्ययन किया, मैंने गुरु गोलवलकर के जो की रचनाएं हैं उनको काफ़ी पढ़ा, स्वयंसेवकों के साथ हुई उनकी बातचीत पढ़ी, दीनदयाल उपाध्याय की रचनाएं मैंने पढ़ी, नानाजी देशमुख को पढ़ा। ये तमाम अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये इन लोगों का दिमाग ये है कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जिस समाज में जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी की बात पर बिना कोई सवाल उठाए हुए भरोसा किया जाए। किसानों से, आंदोलन किसानों से मोदी जी की तरफ से क्या कहा जाता है? हम पर भरोसा करो, प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा करो। प्रधानमंत्री, सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कहती है? ट्रस्ट द एग्जीक्यूटिव। ये जो सारी बातें जो हैं उसी विचारधारात्मक प्रोजेक्ट से आ रही हैं। आप हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए समाज में किसी किस्म का, विरोध नहीं होना चाहिए समाज में किसी किस्म का। संघर्ष करेंगे तो वो अपनी योजना के अनुसार करेंगे। उन्हें राम जन्मभूमि आंदोलन चलाना होगा तो वो चलाएंगे 10 साल तक, और उससे पूरे देश में दंगे भी होंगे, सब कुछ होगा, और गर्मा गर्म भाषण दिए जाएंगे, खोलती हुई बातें की जाएंगी। उन्हें करना होगा तो वो करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में आ जाएंगे तब वो लगातार कहेंगे कि चुनी हुई सरकार के खिलाफ आंदोलन करना अनुचित, देश को बदनाम, सरकार की आलोचना से देश बदनाम होता है। बिल्कुल। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो अघोषित समर्थक हैं वो इस तरह के आजकल लेख लिख रहे हैं कि भाई इस कोरोना महामारी के सवाल पर जिस तरह सरकार की आलोचना हो रही है, इससे देश को बदनाम किया जा रहा है। जी। तो सरकार और देश को एक दूसरे का पर्याय बना दिया गया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही ऐसा होता है, हर चीज का सरकारीकरण कर दिया गया। जी। चाहे वो शिक्षा, कोई भी चीज हो, हर चीज का सरकारीकरण कर दिया गया है। तो उसमें हुआ ये, सरकार का जो मुखिया है वो एक तरह का डेमीगॉड है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी वाले कहते भी हैं कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये सब बातें सही। कहीं नहीं जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 10वें अवतार वही हैं। हाँ, तो वो ये सब जो ये सारी प्रवृत्ति जो है, ये उसी बहुत विराट आज्ञा पालक समाज बनाने का जो प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में भारत के मध्य वर्ग का एक हिस्सा भी भाग ले रहा है। मैं जब मान लीजिए किसी सरकारी नीति की आलोचना करता हूँ अपने मित्रों के बीच में, तो उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं आप सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, आप बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, आपको आदत पड़ चुकी है क्रिटिसाइज करने की। अच्छा, उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है उन लोगों को कि अगर आलोचना नहीं होगी तो फिर सरकार भी दुरुस्त नहीं होगी, और फिर जब उनके ऊपर आफत आएगी तब फिर समझ में आएगा कि क्या हम कह रहे थे और क्या आखिरकार हमारा हर्ष हुआ। तो ये जो आदत है कि हम कोई गलती नहीं मानेंगे, हम किसी के ऊपर जवाबदेह नहीं है, हमारे यहाँ कोई इस्तीफा नहीं देता है। जब बंगाल में पराजय हुई तो कैलाश विजयवर्गीय से और दूसरे लोगों से पूछा गया कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, तो हमारे यहाँ कोई इस्तीफा वगैरह नहीं होता है। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था चुनाव हारने के बाद में, उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन हमारे यहाँ कोई इस्तीफा वगैरह नहीं होता है, हमारे यहाँ कोई जिम्मेदारी, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वो एक अलग तरह की दुनिया है। ये जो दुनिया है अलग तरह की दुनिया है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति अलग तरीके से विकसित हुई है, लेकिन संघ और भाजपा की ये दुनिया उससे अलग।
एक दूसरा कंपार्टमेंट है, वहां विकसित हुई है उस कंपार्टमेंट। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी एक छोटा सा उस पर टिप्पणी लेते हैं कि हाई कोर्ट की बहुत टिप्पणियां आ रही हैं नरसंहार के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आपके ऊपर हत्या का केस क्यों ना चलाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट की कई तीखी टिप्पणियां हैं और सुप्रीम कोर्ट शायद कहीं ना कहीं उनको सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, सरकार की ढाल बन के कहीं ना कहीं सरकार को बचाने के लिए। मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे कि जो टास्क फोर्स बनी है ऑक्सीजन की, शायद एक तरह से वो जो दबाव पड़ रहे हैं हाई कोर्ट्स के द्वारा, उस दबाव में कमी लाने की एक कोशिश हो सकती है। आपका क्या कहना है इसमें? ये इसमें इस पूरी परिस्थिति को, यानी जो न्यायपालिका इस वक्त कर रही है और सरकार जो कर रही है, इस पूरी परिस्थिति को थोड़ा सा हमें सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। और असल में जब विपक्ष पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है और वो अब सरकार उसके गिरेबान में मुंह डालकर देखने के लिए मजबूर करने की इसकी ताकत नहीं रहती, उस वक्त जो वैक्यूम बनता है, जो शून्य बनता है, उस शून्य को कोई ना कोई भरता है। तो इस वक्त अदालतें जो हैं वो भूमिका निभाती हुई दिख रही हैं। अच्छा, अब जो न्यायपालिका है और कार्यपालिका, उसके बीच में एक सामंजस्य तालमेल तो होनी चाहिए स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। जी। तो सरकार को ये बात बहुत अजीब लग रही है कि ये क्यों अदालतें ऐसा कर रही हैं। सरकार एक सीक्रेटिव किस्म की गवर्नमेंट है, वो अपना सारा डेटा जो है वो नहीं देना चाहती, वो ऑक्सीजन का डेटा नहीं देना चाहती, वो अपनी वैक्सीन नीति की आलोचना नहीं सुनना चाहती, जबकि वैक्सीन नीति अपने आप में एक बड़ा भारी स्कैंडल है। जी। वैक्सीन नीति जो बड़ा भारी स्कैंडल है, देश में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, इसको सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, वो लंदन में बैठा हुआ है छुपा हुआ, उसको लगता है उसकी जान का खतरा है, और सरकार की तरफ से वाई स्तर की इसको सुरक्षा मिली हुई है, जो बहुत बड़ी सुरक्षा होती है। वाई वाई लेवल की जो सिक्योरिटी उसको मिली हुई है, और वो लेकिन वो लंदन में बैठा हुआ है। तो ये सब जो हो रहा है वो अपने आप में एक तरह का कांड है, और इस कांड को न तो मीडिया में उतनी जगह मिल रही है, न ही अखबारों में कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, कोई वैसा कोई हो रहा है इसके ऊपर। जी। और विपक्ष जो है वो बिल्कुल, मैं कहूँगा कि उसके पास ना कोई रणनीति है, ना कोई दूरंदेशी है, एक कल्पना विहीन किस्म का विपक्ष है, जो सबसे बड़े दुख की बात है। मुझे याद है 70 के दशक में, 80 के दशक में एक बार उत्तर प्रदेश में चुनाव, राजीव गांधी का जब 1984 में जब जबरदस्त जीत हासिल की थी राजीव गांधी ने, सब जगह पूरा सुपड़ा साफ कर दिया था विपक्ष का। तो उसके बाद बहुत नेता लोग बहुत उदास थे, जी। और जब विपक्ष के नेताओं की बैठक हो रही थी तो उसमें उन दिनों मुलायम सिंह यादव में काफी ऊर्जा हुआ करती थी। तो मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि आप लोग इतने उदास मत होइए, हम लोग 6 महीने के अंदर इस सरकार के खिलाफ पत्ता पत्ता, उत्तर प्रदेश का पत्ता पत्ता और बूटा बूटा 6 महीने में इस सरकार के खिलाफ कर दें। और उन्होंने करके दिखाया। उसके बाद तुरंत बाद कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहां पर रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में कांग्रेस वो चुनाव हरा दिया गया कांग्रेस। तो ये सब जो बात होती है, ये धीरे धीरे विपक्ष के अंदर से खत्म होती जा रही है, और यही इसका कारण है कि पूरी की पूरी पहलकदमी गैर भाजपा राजनीति करने की पूरी पहलकदमी क्षेत्रीय दलों के हाथ में चली है। बिल्कुल सही कहा आपने। और अ, हालांकि मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा दर्शक मित्रों, लेकिन एक छोटा सा आयाम श्री अभय दुबे जी का और है। अभय दुबे जी बहुत बड़े हिंदी प्रेमी, हिंदी भाषा से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं। हिंदी की कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें फुटपाथ पर कामसूत्र, इसके अलावा सेकुलर सांप्रदायिक एक भारतीय उलझन के कुछ आयाम, ये इनकी किताब है। हिंदी में हम समाज विज्ञान विश्वकोश, और इसके अलावा आपकी क्रांति का आत्मसंघर्ष, अगर मैं सही इसको प्रोनाउंस कर रहा हूं तो। सर, हिंदी से जो आपका जुड़ाव है, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। देखिए, हम लोग तो, हिंदी हमारी भाषा है, हम उसको ओढ़ते बिछाते हैं और उसी के अंदर जीवित रहते हैं। अंग्रेजी जानना तो एक तरह से इसको कह सकते हैं कि वो तो एक संयोग है। भारत में अंग्रेजी, अगर आपको ज्ञान विज्ञान की चर्चा करनी है तो भारत में अंग्रेजी सीखना भी जरूरी होता है, तो उस चक्कर में अंग्रेजी भी सीख ली। लेकिन हम लोग तो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, जी। तो अगर हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, पंजाबी
और तमाम जनपदीय भाषाओं को मिला दिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी स्पीच कम्युनिटी बनती है। जी। तो मैं उस दुनिया का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी भी हिंदी के पत्रकार थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और राजनीति में भी उन्होंने भाग लिया बहुत लंबे अरसे तक और बहुत सफलताएं भी हासिल की, और अखबार भी निकालते थे। सैनिक जो आगरा से निकलने वाला प्रमुख दैनिक पत्र था एक जमाने में, उसके प्रधान संपादक रहे। बाद में उन्होंने इटावा से जाके अपना अखबार निकाला। तो वही मेरे शिक्षक पिता भी थे और शिक्षक भी थे। उनका शुभ नाम हमारे दर्शक मित्रों को भी पता लग जाए। श्री देवी दयाल दुबे। तो वो मेरे पिता भी थे और शिक्षक भी थे। उन्होंने ही मुझे सब कुछ सिखाया। और मैं इटावा से 1980 में दिल्ली चला आया था। तब से मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। और फिर यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में जनसत्ता अखबार में काम किया और दूसरी कई जगहों पर काम किया। और 2000 में मैंने पत्रकारिता छोड़कर CSDS, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, इसे विकासशील समाज अध्ययन पीठ कहता हूँ, मैं उसमें चला गया। वहाँ एक भारतीय भाषा कार्यक्रम जी, उसका मैं निदेशक हूँ और सभी कई विषयों पर रिसर्च की है। उसका नतीजा ये सब किताबें हैं। मुख्य तौर पर मेरी दिलचस्पी भाषाओं के इतिहास में है जी, लैंग्वेज हिस्ट्री में मेरी दिलचस्पी है। तो मैंने ज्यादातर काम मेरा लैंग्वेज हिस्ट्री पे। CSDS में जाने के बाद मेरा फोकस जो है, हालांकि मैंने सेक्युलरिज्म पे भी काम किया और फेमिनिज्म और सेक्सुअलिटी के प्रश्न पे भी इन किताबों का आपने जिक्र किया, लेकिन मुख्य तौर पर मेरा जोर रहता है कि मैं भाषाओं के इतिहास और उसके जरिए किस तरीके से समाजों का विकास होता है वो उसके जरिए उसमें प्रवेश करूँ, उसको जानूं। तो आजकल मैं जिन बातों का अध्ययन कर रहा हूँ पिछले 3-4 साल जी, उसमें है कि भारत में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व जो है उसका इतिहास क्या है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ और आजकल वही काम लिख रहा हूँ। जी। हिंदी की बहुत बीच में आपकी तस्वीर फ्रीज हो जाती है। हाँ, बीच में थोड़ा सा कुछ इंटरनेट कनेक्शन की लगता समस्या है, लेकिन ये तो रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया अब लगता है। तो हिंदी से आपका जो प्रेम है वो वास्तव में ही बहुत अच्छा है, अतुलनीय है। और हम चाहेंगे कि मैं किसी और दिन आपके साथ बैठ के इस हिंदी के विषय के ऊपर ज्यादा बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग केवल भाषा के बारे में ही बात कर सकते हैं। इस तरह उस एक पूरा एपिसोड उसी विषय पर लेंगे और वहाँ राजनीति की बात नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज हमने जो बात अभय दुबे जी से सुनी है, सामाजिक जो विवेचना एक किस्म की है, आजकल के जो हालात हैं उसके ऊपर उनकी जो टिप्पणियां हैं। सर, जाने से पहले कोई आखिरी टिप्पणी आप करना चाहें? नहीं, मेरा तो मन। जी सर। मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि हम लोग अपने आलोचनात्मक विवेक को किस तरह सुरक्षित रखें और उसको लगातार तीखा बनाएं। लोकतंत्र की समृद्धि तभी होगी, सरकारें आती जाती रहती हैं, अगर हम लोगों ने आलोचनात्मक विवेक नहीं खोया तो हम लोग सरकारों की आलोचना भी करते रहेंगे और सरकारें अच्छी काम करेंगी तो उसकी हम प्रशंसा भी करेंगे। मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया। मैं छोटा सा बीच में फिर से मैं थोड़ा विस्तार में जाऊंगा। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ बंगाल, तो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट 40% वोट पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीती। ममता जी ने सबक सीखा और उन्होंने उस वक्त जो एंटी इनकम्बेंसी की संभावनाएं थी, मेहनत करके प्रशासनिक कदम उठाए, राजनीतिक कदम उठाए और उसको प्रो इनकम्बेंसी में। तो हर सरकार के पास रिकवरी करने का भी मौका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अपनी गलतियों को महसूस करे और उसको कर पाए। मोदी सरकार के पास भी रिकवरी करने का मौका है। जी, मैं ये कहता हूँ ऐसी बात नहीं, सरकार के पास भी रिकवरी करने का मौका है। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो बुद्धिमान भी हैं, उन्होंने कई बार रिकवरी करके दिखाई है। मोदी जी ने कई बार कोर्स करेक्शन किया है, कई बार अपने रवैये को उन्होंने बदला है। लेकिन अभी लगता है कि पिछले 6 महीने से वो एक तरह की जिच में फंसे हुए हैं, एक गतिरोध में फंस गए हैं और उन्हें अपनी जो खामियां ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण समझ ली थी, वो खामियां अभी तक नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आई। तो हमारे आलोचनात्मक विवेक का कर्तव्य है कि हम उन खामियों को लगातार रेखांकित करते रहें और इस सरकार को कितना भी बुरा लगे उसे वो खामियां दिखाते रहें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दर्शक मित्रों, ये थे श्री अभय दुबे हमारे साथ और शुक्रिया उनका अदा करेंगे, आपसे विदा लेंगे इस वादे के साथ कि बहुत जल्दी फिर आपके सामने होंगे नए मुद्दे के साथ, नए विद्वान के साथ, नए डोमेन एक्सपर्ट के साथ। तो आभार।
दुबे जी आपका, आपने वक्त निकाला, आप इस कार्यक्रम में आए। शुक्रिया आप सबका। मुलाकात होगी आपसे बहुत जल्दी। मुझे दीजिएगा विदा।